Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about fixed choice test versus complex performance. इसको आप टेस्ट भी कह सकते हैं और असेसमेंट भी कह सकते हैं. बेसिकली ये दोनों भी असेसमेंट की ही टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म ऑफ असेसमेंट. तो हम देखते हैं इनमें क्या चीज़ें इनकी डिफ्रेंशिएट करती हैं. तो लेट्स स्टार्ट जी. तो सबसे पहले हम लोग फिक्स चॉइस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या और इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है. सो इट इज़ एन असेसमेंट इन विच ऑल ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड चॉइस. ठीक है, अब आप इसके नेम से ही याद रखें. वो कहता है कि ये असेसमेंट तो है, हमें पता है, बट कहता है कि इसमें जितनी भी आइटम्स होती हैं वो फिक्स्ड चॉइस पे होती हैं. ठीक हो गया. सच दैट रिस्पोंडेंट आर प्रोवाइडेड विद अ रेंज ऑफ ऑप्शनल आंसर्स एंड आर आस्क्ड टू इंडिकेट विच अप्लाइज टू देम. कहते हैं कि इस वाले असेसमेंट में जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं उनको रेंज ऑफ आंसर्स मतलब है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. अब वो उन पर डिपेंड करता है वो इसका कौन सा का जो है निशान लगाते हैं या कौन सा उसको करेक्ट करते हैं. ठीक है. फिक्स चॉइस द स्टूडेंट सेलेक्ट एन आंसर फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस. ठीक है, उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं, सेवरल ऑप्शंस होती हैं, रेंज ऑफ ऑप्शंस होती हैं जिसमें से उनको सेलेक्ट करना होता है. मे इंक्लूड अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम, MCQs एंड मैचिंग आइटम्स. ठीक है ना. अब ये जो बेसिकली जो तीन है ये कॉमन है, जिसमें कह लो कि MCQs हो गए. इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस जो होती हैं वो मिल जाती हैं. मैचिंग में आप लोगों को किस तरह से ऑप्शंस मिल जाती हैं कि वो आप लोगों ने मैच करना होता है और उसमें भी 6 to 7 जो है वेरियस ऑप्शंस होती हैं. अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स में भी आप लोगों के पास वेरियस ऑप्शंस होती हैं. सो हम लोग जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपने जो भी उनका आंसर उनको ठीक लगता है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग तो वो उस पर फिर टिक या उन पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक हो गया. अ क्वेश्चनियर इन विच द क्वेश्चंस पोज्ड आर सप्लीमेंटेड बाय अ रेंज ऑफ आंसर्स फ्रॉम विच ईच रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट विच आंसर आउट ऑफ द फिक्स चॉइस बेस्ट अप्लाइज टू देम. अब एक क्वेश्चनियर है आप लोगों के पास, उसमें भी रेंज ऑफ आंसर्स होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि आप ये रेंज ऑफ आंसर्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें जो भी आप लोग को बेस्ट सूटेबल लगता है या जो इस पर बेस्ट अप्लाई होता है. ओके जी. तो सच क्वेश्चनियर्स आर यूजफुल इन गैदरिंग डाटा एंड स्टैंडर्डाइजिंग रिस्पॉन्सेज. कहते हैं कि ये बेसिकली जो क्वेश्चनियर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं डाटा को गैदर करने के लिए. इस वजह से हम आप लोग इतनी रिसर्च में जो है बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चनियर्स जो भी क्वान्टिटेटिव करते हैं रिसर्च वो क्वेश्चनियर बहुत ज़्यादा कह लो कि इसका वो यूज़ करते हैं क्योंकि इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गैदर डाटा जो है वो गैदर हो जाता है. तो फिर उनको कह लो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका कंक्लूजन निकालना, तो उनके लिए सैम्पलिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. ठीक हो गया. बट देयर इज़ अ डेंजर डैट नन ऑफ द फिक्स चॉइस रिस्पॉन्सेज रियली अप्लाइज टू द रिस्पॉन्डेंट एंड द रिसर्चर्स ऑन बेसिस में बी इम्पोज्ड ऑन द रिस्पॉन्डेंट. अब जाहिर है अब जो रिस्पॉन्डेंट को जो आंसर ठीक लगना है उसे अपने नॉलेज के मुताबिक, उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसने उस चीज़ पर टिक कर देना है. तो बाज़-औक़ात ये इस चीज़ का मतलब एक तरफ से बन जाता है कि कुछ आंसर्स जो होते हैं जो पूरे कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं बट जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो उसका सही से जवाब नहीं दे पाते. वो कह लो कि आजकल जिस तरह के क्वेश्चनर फिल हो रहे हैं ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिक अंधाधुंध नहीं कहते कि अन्यवार टिक लगाई जाते हैं उन्हें नहीं पता कि बेस्ट आंसर कौन सा है. या हम लोग एक दफ़ा स्टेटमेंट ही पढ़ने का कोई कर लें लेकिन नहीं, वो जस्ट कह लो कि ना अपना कि फटाफट हम लोग अपना क्वेश्चनियर फिल कर लें. कोई 52 की क्लास में से कोई 5-6 बच्चे ऐसे होते होंगे जो क्वेश्चनियर को पूरा पढ़ के उसको देन उसको फिल करते होंगे. लेकिन जो मेजॉरिटी जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना करते ही नहीं है, इतनी जहमत करते ही नहीं है. वाई दिस टाइप. और इस वजह से क्वेश्चनियर्स का डिसएडवांटेज यही आता है कि जी डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है वो गैदर नहीं किया गया. सो ये जो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो उसका यही है. वाई दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूजफुल इन कलेक्टिंग स्टैंडर्डाइज डाटा. लेकिन इस तरह की जो असेसमेंट होती है स्टैंडर्डाइज डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. द यूज़ ऑफ फिक्स्ड चॉइस आइटम्स इज समटाइम क्रिटिसाइज फॉर रॉन्गली इम्पोजिंग द रिसर्चर्स मीनिंग. ठीक, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई है. ओके जी. उसकी आइटम्स में कौन कौन सी फिक्स चॉइस सिलेक्शन आइटम्स कौन कौन सी हम देखते हैं. इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, रिलायबल, एफिशिएंट है, ये बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करती है,
एक रिप्रोडक्शन जो है जो रिक्वायर करती है हम लोगों को रिप्रोडक्शन को, नॉट अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिक्वायर नहीं करती, बेसिकली ये रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम में हमारे ट्रू फॉल्स आ गए, इसमें हम लोग येस नो का आंसर दे देते हैं, राइट रॉन्ग का दे देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट का दे देते हैं, एग्री डिसएग्री का दे सकते हैं, टिक क्रॉस का दे सकते हैं, फैक्ट ओपिनियन। इसमें हमारे बेसिक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम लोग अपनी कह लो कि एमसीक्यूज में क्या चीज़ यूज़ कर सकें, तो काफ़ी हमारे पास वैरायटी होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ एमसीक्यूज में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। करेक्ट आंसर फॉर्म होती है, बेस्ट आंसर फॉर्म होती है, मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर्म होती है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्म होती है, नेगेटिव फॉर्म होती है, सब्सटीट्यूशन फॉर्म होती है, कंबाइंड रिस्पॉन्स फॉर्म होती है, और तीसरा है हमारा मैचिंग आइटम्स, जो मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड में भी बताया कि ये बेसिकली अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज कौन से होते हैं, और मैचिंग आइटम्स क्या होती हैं। इसका मैंने आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है। ओके जी, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली इसकी हाई रिलायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्स कैन बी मशीन स्कोर्ड होती है, मीन इसमें हमारी कोई बाइसनेस नहीं आती है, कंप्यूटराइज होते हैं, कंप्यूटर में कह लो कि अब तो डिजिटल हिसाब आ गया है, जहाँ पे बच्चा आंसर को टिक करता है वहाँ पे उसके जो है वो मार्क्स जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं। तो अब इसमें कोई बाइसनेस नहीं होती कि भाई टीचर जो है वो कोई हारबाजी करे कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको ज़्यादा नंबर दूंगा, ये लाइक नहीं है, या इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी उस दिन फलां तो मैं इसका नंबर काटूंगा। इसमें ये चीज़ होती ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम इन अ शॉर्ट टाइम। देखिए नॉलेज ज़्यादा है, आप लोगों को एक एमसीक्यूज है, आप लोगों को स्टेटमेंट पता लग गई, उसका आंसर पता लग गया, तो हम आप लोग बस नॉलेज जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। स्कोरिंग इज क्विक एंड ईजी, unbiased marking, scoring not affected by the scorer, cost effective, economical, inexpensive, cheaper आइडिया हैं। मतलब आप लोग कोई 200-300 की कॉपियाँ करवा के आप लोग अपने क्वेश्चनर जो हैं वो फिल आउट करवा लेते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग इंटरव्यूज़ देखें, आप लोग ऑब्जर्वेशंस देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, तो वो आप लोगों को बाकायदा खुद जाना पड़ता है, वो आने जाने का आप लोगों को रेंट भी रखना पड़ता है, फिर टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आ जाता है। इसमें ये होता है कि आप लोगों को कोई अगर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लार्ज डाटा कलेक्ट करना है तो आप हार्डली 500 की कॉपी करवा लेते हैं, और आप लोग जो अपने क्वेश्चनर्स को फिल करवा लेते हैं, तो इस हिसाब से कह लो कि ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव भी है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? बेसिकली ये फैक्चुअल नॉलेज पे और लो लेवल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज कर देता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, मोस्टली लिमिटेड टू फैक्चुअल रिकॉल, नो अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड डिमॉन्स्ट्रेट राइटिंग स्किल्स। ज़ाहिर है हम लोगों को इसमें प्रैक्टिस भी नहीं होती, राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती, और हम लोग अपनी राइटिंग स्किल्स को भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। रिड्यूस द हैबिट ऑफ स्टडिंग एडिशनल बुक्स, ठीक है, हम लोग ये हैबिट हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। जब हम लोगों ने कोई कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस टास्क करना होता है ना, तो उसमें ये होता है कि हम लोग डिफरेंट बुक्स से अपना जो है नॉलेज इकट्ठा करते हैं, बट हमें पता होता है कि भाई इसका आंसर यही है, जहाँ जो सी मर्जी बुक से हम लोग पढ़ लें, तो हम लोग बुक्स पकड़ने की या बुक्स पढ़ने की जहमत करते ही नहीं हैं। मे प्रोमोट इनकरेज गेसिंग, और मे इनकरेज रिप्रोडक्शन लर्निंग। बेसिकली रिप्रोडक्शन लर्निंग पे फोकस करती है, प्रोडक्शन पे तो करती नहीं है। जाहिर है एक चीज़ पहले ही मार्केट में बनी बनाई मिल गई है, उसको अब तोड़ के एमसीक्यूज बनाना तो रिप्रोडक्शन ही हुआ ना। प्रोडक्शन तो वो ही ना कि कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस में कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद से जनरेट किया है और आप लोगों ने खुद उसको याद किया है, आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो प्रोडक्शन इस चीज़ को हम लोग कहते हैं। तो इसमें एक मेन जो डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, मैं आप लोगों को वैसे ओरली बता देती हूँ कि इसका मेन डिसएडवांटेज है इसको बनाना, जो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एमसीक्यूज़ बनाने से लग पता चलता है टीचर्स को कि किस तरह से एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। कि हमने जब अपने ऑनलाइन पेपर्स दिए थे तो हमें पता लग गया था कि हम लोगों ने किस तरह एक एक चैप्टर के 200 एमसीक्यूज़ बनाए थे। तो ये बनाना, इसको कंस्ट्रक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत इसमें, लेकिन ये है कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है इससे रिलेटेड, लेकिन है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। आगे कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है कि मेजर फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट इज टू इन्वॉल्व स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंपॉर्टेंस आउटसाइड द क्लासरूम सच एज राइटिंग ऐसे। इसमें इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी आप लोग की प्रॉब्लम स्टडी से रिलेटेड आ रही है, आप लोग उसको खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ठीक हो गया। कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द learner in context and on problem valued in their own right,
हैंड्स ऑन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट्स, एसेज और प्रेजेंटेशन। इसमें आप लोगों की मतलब वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एसेज, आपकी हैंड्स ऑन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपकी ऑरल प्रेजेंटेशंस होती हैं। ये सब कुछ जो है आप लोगों के कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट में इंक्लूड होता है। डिवाइस फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल है, बेसिकली ये एक डिवाइस है कि हमने अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो वी शुड डू कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। हम लोग ऐसे रिटन राइटिंग शुरू कर दें, हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन शुरू कर दें, हम लोग कह लो कि मतलब कि सेल्फ राइटिंग स्टार्ट कर दें। सिंपल वर्ड आप लोग ये कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़, मतलब आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। सो ये डेट्स इट, इसमें सब कुछ ये इंक्लूड होता है। ओके जी, तो रिलाइज ऑन द एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये बेसिकली स्टूडेंट के एनालिसिस पे कह लो कि बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। डिपेंड ऑन एक्सटेंडेड टास्क, सप्लाई आइटम, सब्जेक्टिव, मेजर कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस, ठीक है, नॉट स्टेटिस्टिकली रिलायबल नहीं होता, कॉस्टली भी होता है इन टाइम, रिक्वायर्स प्रोडक्शन नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन, ठीक हो गया। इसमें लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट इंक्लूड होते हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस जो है ये रिक्वायर करते हैं प्रोडक्शन को, जो लेकिन जो फिक्स्ड हैं वो रिक्वायर करते हैं रिप्रोडक्शन को। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या है? ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल आ गई ओपन एंडेड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स आ गई, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स आ गए, क्रिएशन ऑफ आर्ट आ गई, ऑरल प्रेजेंटेशंस आ गई, प्रोजेक्ट्स आ गए, एग्जीबिशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। ये तमाम जो है एग्जांपल्स हैं कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट की। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाने में बहुत ईजी है। आप लोगों ने भी पहले ही क्वेश्चन आमतौर पर टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, लाइक बच्चों को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सिलेबस में, तो वो अपने पढ़ाने के दौरान ही अगर उन्होंने जो कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी होती है उसमें वो क्वेश्चन साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन देने के लायक है तो मैं पेपर में इस क्वेश्चन को देने के बारे में सोचूंगा। लेकिन एमसीक्यूज़ में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यूज़ में नॉर्मली ये होता है अच्छा चलो ठीक है 15-20 बनाने हैं ना तो उसी टाइम ही बनाए जाएंगे। लेकिन कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वजह से होती है कि हमारे दिमाग में पहले से ही हमारा माइंडसेट बना होता है भाई हाँ हमने इस टाइम में ये वाला क्वेश्चन जो है था वो हाईलाइट किया था तो हम लोग ये क्यों ना दें, तो ये बात आ गई। तो हेल्पफुल इन असेसिंग एट हायर ऑर्डर स्किल, ठीक है, हायर ऑर्डर स्किल्स को असेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है हमारी बेसिकली, गेसिंग इज एलिमिनेटेड, द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सप्लाई देन सेलेक्ट द प्रॉपर रिस्पॉन्स। इसमें गेसिंग नहीं होती यार, एमसीक्यूज तो है नहीं इसमें, जब आप लोगों की जो आपके दिमाग में चल रहा है जो आप लोगों ने याद किया हुआ आप लोगों ने बस वो लिखते जाना। क्रिएशन ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स इसमें है, फ्री टू कंस्ट्रक्ट, रिलेट एंड प्रेजेंट आइडियाज इन ओन वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस द आइडिया, स्टूडेंट आर लेस लाइकली टू आंसर एन ऐसे क्वेश्चंस बाय गेसिंग, ठीक हो गया। और गेसिंग तो इसमें जल्दी नहीं जी। तो कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट के डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्टूडेंट आर अलाउड ओनली अ ब्रीफ पीरियड टू रिस्पॉन्ड। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है और ये तो मेरे साथ भी एक कह लूँगा ना स्ट्रेटेजी हो चुकी है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसा ही हुआ था कि मेरा करिकुलम डेवलपमेंट का पेपर था मिड टर्म का, तो मिड टर्म में आपको पता है कि 20 नंबर का वो पेपर होता है और जी कह लो कि 1 घंटा होता है उस पेपर को करने के लिए। बट उससे पहले कह लो कि एमसीक्यूज़ भी होते हैं कोई, तो उसमें भी थोड़ा लग जाता है टाइम। बट वो मैम ने एमसीक्यूज़ नहीं दिए थे, उन्होंने ना 20 नंबर में ना 5 नंबर के ना 4 सवाल वो दे दिए थे। खैर वो अल्लाह की तरफ से वो मुझे 4 सवालों का डाटा भी बहुत अच्छे तरीके से याद था और जी वो मुझे 4 सवाल बहुत अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन टाइम था 1 घंटे का। और मेरी आदत है मुझे आता हो या ना भी आता हो, खैर आता ही होता है तो फिर मैं लिखती हूँ। मैं क्या शुरू करती हूँ कि मैं दादा अबू से शुरू करती हूँ और मैं उनके पर पोतरों तक जाती हूँ। मीन मैं पूरी कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन से लेके भी कंक्लूजन तक लिखना वो मेरा हिसाब होता है पेपर्स में। तो खैर मैं फिर वो लिखना शुरू हो गई और वहाँ पे मिड टर्म में लिमिट होती है कि बच्चों को जस्ट आप लोगों ने 1 शीट देनी है और उस 1 शीट में ना आई थिंक 5 to 6 पेजेस होते हैं। 5 to 6 पेजेस का मतलब है कि एक टेस्ट मतलब 3 टेस्ट होते हैं, 3 पेपर्स होते हैं, उसको बाइंड कर लो उनके लीफ बना लो तो वो 6 पेपर्स जो है वो बनते हैं। तो खैर वो मैंने उस टाइम वो मैम से थोड़े तरले मिनते करके मैंने 2 शीट्स यूज़ की, मैंने 12 पेजेस यूज़ किए और मैंने हैर से वो लिखना शुरू हुई।
कि मैंने अपना पेपर जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने पता नहीं 10-15 मिनट ऊपर लिए थे। तो बात वाकई ठीक है कि स्टूडेंट आर अलाउड ओनली अ ब्रीफ पीरियड टू रिस्पॉन्ड, मीन कि उनको टाइम जो है बहुत कम दिया जाता है। अपना कह लो कि नॉलेज कुछ बच्चों के पास बहुत ज़्यादा होता है और कुछ बच्चों के पास होता ही नहीं है, कि उनके लिए टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि जो कहते हैं कि हाई इतना कम टाइम। तो कुछ चीज़ का डिसएडवांटेज वाकई ये है कि बच्चों को फिर कह दिया जाता है कि आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें, लेकिन टाइम जो होता है वो पीछे आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटे का होता है। और सवाल इस तरह के होते हैं, अल्लाह की बंदी ने इस तरह के सवाल दे दिए कि मिड टर्म में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, वो उसने कह लो कि 5 नंबर का मिड टर्म में सवाल दे दिया था। थी वो बहुत अच्छी टीचर, बट कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कह लो कि पेपर दे दिया, पेपर फिर मुझे आता भी था, लेकिन टाइम मेरे लिए कम था, बट मैंने गंदी राइटिंग में अपना टाइम मैनेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन ये इसका वाकई डिसएडवांटेज है। टीचर्स को उस हिसाब से क्वेश्चंस मैनेज करने चाहिए, टीचर को पेपर बनाने का तरीका बेसिकली आना चाहिए। जो बेसिकली एक्सपीरियंस शुदा टीचर्स होते हैं वो कभी भी इस तरह की कहते हैं ना ये काम नहीं करते। वो ज़्यादातर पेपर्स में उनका मिड टर्म का पेपर होता है वो ज़्यादातर MCQs को रेकमेंड करते हैं, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन को रेकमेंड करते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं, और उन्होंने नीचे लाइन स्पेस दी होती है 3-3 4-4 लाइन्स की, और वो बहुत बेस्ट करते हैं कि बच्चे कम टाइम में अपना जो है वो ब्रीफ सा जो है ओवरव्यू उस टॉपिक के बारे में दे सकें। तो हर टीचर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जी टाइम कंज्यूमिंग बहुत है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए लिखने में प्रॉब्लम होती है, और टीचर्स जो चेक करने वाले होते हैं हमारी तरह के, जिन्होंने एक एक चीज़ बच्चों की चेक कर पढ़ के बच्चों को मार्क्स देने हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि टीचर जो है वो स्कोरिंग में अपना बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, रिक्वायर बेसिकली कर देता है या हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग को। स्कोरिंग जो है वो अनरिलायबल होती है, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने किस तरह से चेक करने हैं, दूसरे टीचर ने किस तरह से चेक करने हैं, तो इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। तो डेंजर ऑफ पर्सनल बाइस्ड, जाहिर है बाइसनेस इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। लिमिटेड सैम्पलिंग को प्रोवाइड करता है, इंकरेज करता है सिलेक्टेड स्टडी को। स्कोरिंग जो है इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है, रिटर्न एक्सप्रेशन आ जाते हैं इसमें, हैंड राइटिंग एलिजिबिलिटी आ जाती है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेलिंग एरर्स आ जाती हैं, तो काफ़ी कह लो कि प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हुआ। इसमें हम लोगों ने कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट के बारे में और फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट कह लें या उसको फिक्स्ड चॉइस टेस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, हमने इन दोनों के बारे में कह लो कि थोड़ा सा पढ़ा है कि फिक्स्ड चॉइस किसको कहते हैं और कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।